everyone, welcome to all. I hope you will be good. So everyone, आज के सेशन में आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूंगी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो मैं आज के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ये सभी क्वेश्चंस आपके आएंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में। तो ये जो आज का सेशन है हमारा क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो को सभी एंड तक जरूर देखिएगा। आप आज के इस सेशन में देखेंगे कि साइंस के क्वेश्चंस का किस टाइप से पैटर्न रहता है पूछने का, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो मैं आज लेकर आई हूँ आपके सामने सिर्फ क्वेश्चंस का ये सेशन। तो चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो हमारा है क्वेश्चंस के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिकांग नहीं है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग नहीं है? कोशिकांग होता है ऑर्गेनली, यानी ये जो क्वेश्चंस है हमारा सेल चैप्टर से है, यानी कोशिका से है। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये सेल का ही डायग्राम है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अभी। अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो मैंने जो सीटेट की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने कोशिका के बारे में सीटेट एग्जाम से एक लेवल ऊपर पढ़ाया हुआ है, और आपके लिए आपके एग्जाम्स के लिए वो बिल्कुल फिट रहेगा। आप वहां से मेरे सीटेट वाली प्लेलिस्ट से इस सेल वाले टॉपिक को वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा, देखिए ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं सेल वॉल, जो अंदर वाली लेयर है सेकंड इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाली लेयर है इसे बोलते हैं सेल वॉल, अंदर वाली लेयर इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिएगा ये जो अंदर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करके रखती है न्यूक्लियस को। किसको करती है? ये करती है न्यूक्लियस को कवर। ये अंदर न्यूक्लियर डीएनए है, ठीक है, और ये अंदर जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। न्यूक्लियस को कवर किया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। अब यहाँ देखेंगे डीएनए के ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके बाहर ये जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर आप ये जो गोल गोल रेड से आप देख रहे हैं दाने जैसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम अलग से ही सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राइबोसोम है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लाइसोसोम कहते हैं। ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसको बोलते हैं सेल का पावर हाउस। क्या बोलते हैं इसे? सेल का पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम है, ओके। लाइसोसोम हो गए। ये अंदर जो लिक्विड मटेरियल, जो सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है इसको बोलते हैं, ये डॉट डॉट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। आई होप आपको ये पूरा सेल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। तो आप वहां से देख सकते हैं, इनके फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं। फिजिक्स का पोर्शन करवा रही हूँ अभी, लेकिन देखिए जो मैं इस बार आपको जो अपना स्टार्ट किया है सीरीज, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। लाइक मैं बात करूँ उसमें से, देखिए एसएससी एमटीएस के लिए भी उसमें से मैं आपको, अगर आप मुझसे गाइड लेना चाहे कि हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है इन क्लासेस में थे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आपके लिए कितनी क्लास करना, जो मैं फिलहाल सीरीज करवा रही हूँ फिजिक्स की, कितना बेनिफिशियल होगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। देखिए जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट मेरे से शेयर नहीं करेंगे कि आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, किसमें आपकी कमी है, वरना मैं तो जो अपना हर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो अपना टॉपिक कंटिन्यू रखूंगी पढ़ाने का। जब तक आप मेरे को नहीं बताओगे कि भाई हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं कैसे फिर आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझूंगी। मैं तो अपना एक फ्लो बना के रखूंगी ना, पहले मुझे फिजिक्स का कराना है,
तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है वो इस टाइप्स की सीरीज है कि वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, या एनटीपीसी का एग्जाम हो, या ग्रुप डी का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो। तो देखिए साइंस तो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो मेरा अभी जो सीरीज चल रहा है वो इन सब जो मैंने अभी एग्जाम्स बताए हैं इनको भी टारगेट करता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल मैं लेकिन जो आज के क्वेश्चन है ये ओनली एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है से कौन सा कोशिकांग नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसोम नहीं है, यानी 4 ऑप्शन है इनमें से नहीं होगा एक। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या क्या नाम लिखवाए हैं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है माइक्रोसोम, सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सेल के अंदर, राइबोसोम का भी स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम का भी है। किसका मैंने नहीं बनाया? मैंने नहीं बनाया माइक्रोसोम का। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूसा पैराडिसिका, देखिए मैंने आप देख रहे होंगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, अगर देखिए बुक में प्रिंटिंग होती है तो जो बुक में प्रिंटिंग होती है वे आपको मिलेंगे इटैलिक में लिखे हुए, जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे उनके नीचे आप क्या नहीं देखेंगे, लाइन को खींचा हुआ। लेकिन जो हमारे हैंड रिटन जो हमारे बुक्स में नोट होते हैं, हम इटैलिक तो नहीं लिख सकते, हमें क्या करना होता है साइंटिफिक नेम के नीचे ऐसे अंडरलाइन करना होता है दोनों नाम को। ठीक है, जो बाद में होती है इसे स्पीसीज बोलते हैं, फर्स्ट वाले नाम को बोलते हैं जीनस। क्या होता है, ये जीनस होता है, ये स्पीसीज होती है। इनको हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे क्योंकि बुक में इटैलिक में होता है तो उसके नीचे अंडरलाइन होता है, लेकिन हम अपने जो लिखते हैं ना एग्जाम्स में, जो हम अपनी बुक पे लिखते हैं नोटबुक पे, उनको हमें अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन और बताया आपको, जो हमारा फर्स्ट नाम होता है इसे बोलते हैं जीनस, जो सेकंड नाम होता है इसको बोलते हैं स्पीसीज। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। और देखिए अगर इतना ही आएगा वैसे आपके लिए, जो फर्स्ट नेम होता है साइंटिफिक मूसा, देखिए मूसा जो नाम है ये कैसा नाम है, ये जीनस है। ठीक है, और जो ये सेकंड नाम है ये होती है स्पीसीज। अब देखिए इसके ऑप्शन, मूसा पैराडिसिया का किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, यानी साइंटिफिक नेम की बात हो रही है, ये एक पौधा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आम, सेकंड है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है भुट्टा, फोर्थ ऑप्शन है केला। तो देखिए यहाँ पर इसका मैं अगर आपको ये मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन मैं इन वैज्ञानिक नाम के ऊपर एक जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगी, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इसका आप देखिएगा, इसका जो आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन केला। ये केले का साइंटिफिक नेम है मूसा पैराडिसिका। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड नहीं है, तो इनका एक बार नाम देख लीजिए। आम को बोलते हैं यहाँ पर देखिए, आम को बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, गेहूं को बोलते हैं ट्रिटिका मैस्टिवम, केले को बोलते हैं मूसा पैराडिसिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, झींगे किस परिवार से संबंधित है? ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूछा गया है एनिमल किंगडम से ये पूछा गया है। जल्दी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर, जल्दी आप डायरेक्ट आंसर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो झींगे है वे किस परिवार से संबंधित है? क्रस्टेशियन, सेकंड ऑप्शन है मछली, थर्ड ऑप्शन है एम्फीबियंस, फोर्थ ऑप्शन है रेप्टाइल्स। तो देखिए जो झींगे हैं ये परिवार से संबंधित होते हैं क्रस्टेशियन। कौन से परिवार से संबंधित है? झींगे क्रस्टेशियन से संबंधित है। सेकंड का मैंने बताया मूसा पैराडिसिका का जो है केला, इसका करेक्ट आंसर है, इसका माइक्रोसोम है। आप यहाँ पर देख चुके हैं ये सब। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? कैसा हो जाता है? नीला। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है क्रोमियम ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड।
वो है कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त परिसंचरण की डैश द्वारा की खोज की गई है, द्वारा खोज की थी, रक्त परिसंचरण के द्वारा खोज की गई थी, किसकी की गई थी? मतलब ये जो रक्त परिसंचरण है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? मैरी एंडरसन। सेकंड ऑप्शन है वर्जीनिया एपगार, थर्ड ऑप्शन है विलियम हार्वी, फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट फ्यूलजेन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अब देखिए जो कार्ल लैंड स्टीनर है, एक साइंटिस्ट और है कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा खोज की गई ब्लड की, किसकी? ब्लड की, रक्त की जो खोज की गई थी, ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर से, ब्लड ग्रुप। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शरीर क्रिया शास्त्र के जनक, सेकंड ऑप्शन है भूगर्भ शास्त्र के जनक, थर्ड ऑप्शन है जेनेटिक्स के जनक। तो देखिए जो मेंडल है ये जनक कहलाए जाते हैं जेनेटिक्स के। किसके जनक कहलाते हैं ये? जेनेटिक्स के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यहाँ पे बात हो रही है तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तंतु यहाँ पे यानी फाइबर की बात हो रही है कि कौन से फाइबर है, फाइबर्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, नायलॉन 66, सेकंड ऑप्शन है टेरिलीन, थर्ड ऑप्शन है केवलर, फोर्थ ऑप्शन है लैक्शन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केवलर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? केवलर। केवलर देखिए जो ये केवलर है, केवलर एक ऐसा आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है जिसके थ्रू बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। ठीक है, किसके थ्रू बनाई जाती है? केवलर के थ्रू। नेक्स्ट देखिए मीजोथैलेमिया कैंसर, मीजोथैलेमिया कैंसर का एक प्रकार है। ये जो मीजोथैलेमिया कैंसर है ये एक प्रकार है। इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का स्तर है, यानी हमारी बॉडी का कौन सा क्षेत्र का स्तर है जो इस कैंसर से प्रभावित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हृदय यानी हार्ट, सेकंड ऑप्शन है मस्तिष्क यानी ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है अमाशय यानी स्टोमक, फोर्थ ऑप्शन है फेफड़े यानी लंग्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, जो मीजोथैलेमिया कैंसर है इससे प्रभावित होता है हमारे लंग्स। कौन प्रभावित होते हैं? लंग्स यानी फेफड़े। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है। ये जो मैग्नेटाइट है ये किसका एक अयस्क या खनिज है? यहाँ पर हमें बताना है अयस्क और खनिज जो मैग्नेटाइट है वो किसका है। ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है बेरिलियम, सेकंड ऑप्शन है क्रोमियम, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज, फोर्थ ऑप्शन है कॉपर। देखिए अगर एग्जाम में आपको नहीं पता है, अगर आता है क्वेश्चन अयस्क या खनिज से रिलेटेड, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो अयस्क दिया हुआ होता है उसका जो एक तरीके से ओरिजिन है, ये जो मैग्नेटाइट है ये पूछा गया है एक अयस्क खनिज है, किसका खनिज है? तो इसका जो पहले आपको जो ये यहाँ पर दिख रहा है ना मैग्नेटाइट लिखा हुआ, इसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है? मैग्नीज, राइट। तो देखिए अगर आपका इसको छोड़कर कोई और भी किसी और का अयस्क या खनिज पूछा जाए किसका है, तो वो आप यहाँ पर तुक्का लगा के कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अयस्क होते हैं ना ये अपने जिससे मिलकर जिसका ये अयस्क होता है ना वो ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा। बहुत ही रेयर केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि नाम अलग होते हैं, ठीक है,
वरना तो ज्यादातर केसेस में ये जो अयस्क है ये मिल जाते हैं ऑप्शन सी, जैसे मैग्नेटाइट है, मैग्नीज से रिलेट कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब के जो मैंने यहाँ पर अब की बार जो क्वेश्चन लिए हैं, अब से पहले जो क्वेश्चन थे मैं उम्मीद करती हूँ चलो उनमें से नहीं पता होगा, मे बी आप लोगों को कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन ये जो मैंने अब 3 क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं तो इनसे मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर पता होंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश से मतलब है वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑप्शन है उष्मा, सेकंड ऑप्शन है कोणीय गति, थर्ड ऑप्शन है कार्य, फोर्थ ऑप्शन है समय। तो इसका देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कोणीय गति। क्या है? कोणीय गति। कोणीय गति इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हो रही है। डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी का घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? 12 डिग्री सेल्सियस पर, सेकंड ऑप्शन 8 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, फोर्थ ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सारे जो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में जो बात हो रही है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बात हो रही है डेंसिटी ऑफ वाटर की कि सर्वाधिक किस पे होता है, ये क्वेश्चन की भी मैं उम्मीद करती हूँ सभी को पता होगा। चलिए इसका भी हम बता ही देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्रेशर। इसको तो मैं मानती हूँ कि ये तो पता ही होगा। देखिए इसका मैं क्यों चल रही हूँ ज्यादा मान के, क्योंकि देखिए बीपी का पेशेंट तो अब हर किसी के घर में देखने को मिलता है। जैसे ही 40 अबव एज होती है तो बीपी की दिक्कत हर किसी के घर में फैमिली मेंबर को होती है, ठीक है। तो देखिए बीपी का तो मैं मानकर चलती हूँ पता ही होगा। तो देखिए इसका जो ब्लड प्रेशर है के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो जिसको पता है उसने तो एकदम अपने मन में सोच भी लिया होगा कि हाँ क्या है। तो देखिए इसमें मैंने 2 ही ऑप्शन लिए हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 80 mmHg होता है और डायस्टोलिक दाब यानी प्रेशर, डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो कितना होता है? 120 mmHg होता है। सेकंड ऑप्शन है सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmg होता है और डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, सामान्य जो सिस्टोलिक दाब यानी जो एक यहाँ पर मैं बात करूं जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है? अप्रोक्स 120 mmHg और जो डायस्टोलिक दाब है वो कितना होता है? 80 mmHg, ठीक है। देखिए आज भी बुक्स में ये ही लिखा हुआ होता है 120 और 80 mmg, सही जो सीक्वेंस है ये होता है बुक में आज भी जो लिखा हुआ है। ये अब आगे के हम लास्ट के 3 क्वेश्चन और देखते हैं। आज हमारे 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अब आपने यहाँ पर देख लिया होगा क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ठीक है। तो चलिए आगे के 3 क्वेश्चन देखिए। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्र रूप से, पहला देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, त्वरण का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है। देखिए त्वरण यानी एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये तो हमारा हो गया गलत बचा। ये तो अब एक ही हमें बताना है तो इसके रिगार्डिंग हमारा क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं ये एक वस्तु की गति एक समान त्वरण कैसा होगा। अब देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हैं, ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो होगी कम, और लेकिन जब वो स्वतंत्र रूप से नीचे छूटेगी तो उसकी स्पीड होगी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? समान वर्क कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन अपना जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा था उसी स्पीड से उसका एक्सेलरेशन उसमें सेम काम करेगा। तो हमारा इसका यहाँ पर इसके रिगार्डिंग देखिए ये ऑप्शन सही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी हमारा ये पहले वाला स्टेटमेंट इसका सही होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 103, 309, 412, 206। ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने ऑप्शन दिए हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज है वे हमारी कितनी है? 6। कितनी होती है ग्रीन हाउस गैसेज? 6 होती है। यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होते तो 4 दी हुई है। अब इनमें से पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है। तो देखिए जिसको पता है उसने सोच भी लिया होगा अपने मन में। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा जो गैस का सर्वाधिक भाग है वो है पानी की वाष्प, यानी वाटर वेपर की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा देखिए एटमॉस्फेयर में जब भी ज्यादा कंडेंसेशन वाली सिचुएशन हो जाती है तो क्या हो जाती है? फिर बादल बन जाते हैं ना, बादल बनने से फिर बारिश होने लगती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मात्रा किसकी होगी ग्रीन हाउस प्रभाव में? यहाँ पर पानी की वाष्प की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ओजोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। ये 6 जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है वे कौन कौन सी है? तो देखिए पहली तो हमने देख लिया है जो सर्वाधिक भाग है, कितनी बताई मैंने? टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेज है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं पानी की वाष्प पे लिखूंगी, यानी वाटर वेपर। पानी की वाष्प यानी वाटर वेपर की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद जो सबसे, देखिए इस बार तो ऑप्शन में दे दिया है पानी की वाष्प। सही मायने में पानी की वाष्प ही सबसे ज्यादा होती है ग्रीन हाउस गैसेज में। जो इन्वॉल्वमेंट है सबसे ज्यादा वो है वाटर वेपर का। लेकिन जो सेकंड नंबर पे अगर देखिए वाटर वेपर नहीं दिया हुआ है, इस बार ऑप्शन में दे दिया है। सेकंड नंबर पे अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट दे दी जाए तो सेकंड नंबर पे जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है CO2 की है। किसकी है? CO2 की है। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पे जो रिक्वायरमेंट होगी मीथेन की। किसकी होगी? मीथेन की होगी। सेकंड पे कार्बन डाइऑक्साइड की, थर्ड पे मीथेन की, फोर्थ नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड की। ठीक है, हमारी 4 गैसेज हो गई है। फिर देखिए 5th नंबर पर ओजोन की, और जो एंड में सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है ग्रीन हाउस गैसेज में वो होती है CFC की। किसकी होती है? CFC की होती है। तो इसका देखिए इस तरीके का यहाँ पर होता है डिक्रीज ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वाटर वेपर का, सेकंड नंबर पे CO2 का, थर्ड नंबर पे मीथेन का, फोर्थ नंबर पे N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड का। देखिए इस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस भी। लाफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। ओजोन की, फिर लास्ट में CFC की। सबसे कम रिक्वायरमेंट ग्रीन हाउस गैसेज में किसकी होती है? CFC की। अब यहाँ पर देखिए CFC से एक क्वेश्चन और देखिए, हमारे जो घर में फ्रिज होते हैं ना, फ्रिज होते हैं ना, उनका जो पाइप होता है पीछे की साइड आपने देखा होगा, जो एयर वाला पाइप होता है वो किसका बना हुआ होता है? इस CFC का बना होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। किसका बना होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। देखिए क्वेश्चन इससे भी आ सकता है आपका। तो जब हम केमिस्ट्री करेंगे तब हम इनको भी देखेंगे अच्छे से। तो चलिए आज के ये हमने यहाँ पर किए 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आज आप लोगों को पता लग गया होगा जो हमारे साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं इसमें SSC MTS में। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you so much.